गुड मॉर्निंग। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है शेयर्स। बराबर है। अब ये नया टॉपिक है, शेयर से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले जब भी आप कंपनी लॉ पढ़ते हो या कंपनीज एक्ट पढ़ते हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जब भी जिक्र होता है तो आपके जहन में सबसे पहले ये वर्ड आता होगा, है ना? आता ही है ना कि भैया कंपनी जो रन होती है या जो चलती है ना, डेफिनेटली वो उस कैपिटल से चलती है जो शेयर के रूप में परचेस किए गए हैं। ये होता है आम लोगों के द्वारा या सिलेक्टेड लोगों के द्वारा, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी इशू कर रही है किस प्रकार के शेयर, बिकॉज इट इज़ अलाउड टू इशू शेयर्स टू बोथ कंपनीज बट देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनीज। अब डेफिनेशन है शेयर्स की कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है डेफिनेशन। सिंपल है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है डिफाइन द टर्म शेयर्स विच मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल होता है, जो मैंने आपको परसों पढ़ाया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसका जो एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट, मतलब वन, उसको बोलते हैं हम शेयर। तो वो टोटल शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है। कौन? शेयर। शेयर्स नहीं, इसलिए मैं शेयर वर्ड लिखा है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा। इंक्लूड स्टॉक। इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, आपने कहा वहाँ उसके मायने ख़त्म हो गए। ये डेफिनेशन और बहुत कुछ कहना चाहती है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जब आप बंडल में शेयर्स खरीदते हैं, मतलब बल्क में, बंडल ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कुछ ऐसे बायर्स होते हैं कंपनी में जिनको हम इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कहते हैं, होलसेलर्स भी कहते हैं, जो कंपनी में बंडल में शेयर्स खरीदते हैं। कंपनी उनको ऑप्शन देती है टू कन्वर्ट, कि अगर आपको अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, ये तो तय हुआ। जब शेयर आप खरीदते हैं तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शेयर रिप्रेजेंट सच पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी में एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है। आपने सिर्फ पैसा लगाया है ये इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं एज ए शेयर होल्डर। याद रखना इस बात को। पहली बात तो आप जो पैसा लगाते हैं कंपनी में और जब आप पे कर देते हैं उसको बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल। ये एक इंटरेस्ट हुआ कि भैया आप कंपनी के पेड अप शेयर होल्डर हैं। ठीक है, आपने टोटल कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया और आपका एक कंपनी के प्रति एक एक राइट होता है। देखो क्या लिखा है, इट इज़ मेजर्ड इन द इंटरेस्ट इन द कंपनी एसेट्स। कंपनी की जो एसेट्स होगी उसमें एक आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, चाहे वाइंड अप के टाइम हो, चाहे डिविडेंड के टाइम हो, चाहे सरप्लस जो मिलता है प्रॉफिट से उसके टाइम हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपने पैसा लगा दिया, इट्स लाइक मैंने लगा दिया और हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपका एक हिस्सा, क्योंकि आपने कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगाया है, तो कंपनी के एसेट्स में आपका भले डायरेक्टली इंटरेस्ट ना हो, आपने कंपनी को नहीं खरीद लिया, है ना, कि नहीं मेरी कंपनी के एसेट्स मेरी होगी, बट उस एसेट्स में आपका कुछ ना कुछ स्टेक है ना, कुछ ना कुछ आपका एक लगाव है कि मुझे वो एसेट्स पे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, शेयर होल्डर, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू परचेज, इट्स एन इंटरेस्ट। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इंटरेस्ट है, जैसे वोटिंग राइट्स के रूप में आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, सरप्लस मिलता है, बोनस के रूप में मिलता है, राइट इशू के रूप में मिलता है। ये बहुत सारे इंटरेस्ट आप लोगों को मिलते हैं। तो एक फारवेल जस्टिस था, उन्होंने एक केस में, एक केस लॉ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शेयर के इंटरेस्ट को, ना, बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बॉर्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड ऑब्जर्व दैट अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, कि उन्होंने पैसा लगा दिया और बस बात बन गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स एन इंटरेस्ट बाय अ सम ऑफ मनी, मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। लाइक जितना पैसा लगाओगे उतना तुम्हारा इंटरेस्ट कंपनी में ज़्यादा होगा, है ना। वन शेयर वन वोट बोलते हैं ना हम लोग कई बार, तो मैनी शेयर्स मैनी वोट। बहुत सारे राइट्स आपको मिलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, जो कंपनी और आप मिलकर साइन करते हैं, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सम ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड लेस और मोर। आपको पैसा मिलता है लगाने के बाद में डिविडेंड के रूप में, वो कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है प्रॉफिट्स के हिसाब से। यू शुड नोट दैट, उन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आइज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स, दे आर द एक्चुअल ओनर्स। उन्हें पार्ट ओनर्स नहीं कहा गया है, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे टेक रिस्क। लॉजिक समझ रहा ना, दे टेक रिस्क, दे बिलीव द कंपनी, है ना, दे कंपनी एंड
शेयर होल्डर्स हैव फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड फेथ, so they are more than that, they are just not part owners. ठीक है, बराबर है. ओके, सो मैन पार्ट ओनर्स ऑफ, तो जो कंपनी की अंडरटेकिंग्स होती हैं, लाइक एसेट्स होती है, उसके ओनर्स नहीं होते वो लोग, ये ध्यान रखना आप. ठीक है, कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के अंडरटेकिंग्स के नहीं होते एसेट. कंपनीज एसेट्स आर नॉट एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट. बराबर है कि नहीं बराबर है? तो शेयर होल्डर इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, जो उन्होंने शेयर खरीदा, एंड द एंटिटी इज अ डिफरेंट थिंग. मतलब जो कंपनी की अंडरटेकिंग्स है, लाइक एसेट्स है, मूवेबल इमूवेबल, उस पर आपका डायरेक्ट राइट नहीं होता. द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अटैच टू ए शेयर आर दोस प्रिस्क्राइब. इनके जो राइट्स होते हैं वो कहाँ लिखे रहते हैं? मेमोरेंडम या आर्टिकल में. जैसे इफ़ यू वांट टू चेंज मेमोरेंडम, आपको इनसे पूछना पड़ेगा, 75% की परमिशन लेनी पड़ेगी. इफ़ यू वांट टू चेंज आर्टिकल, यू हैव टू आस्क द शेयर होल्डर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशंस. 3/4 शेयर होल्डर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. बराबर है कि नहीं बराबर है? जनरल मीटिंग में. तो दीज आर द राइट्स. इफ़ दे आर नॉट एबल टू कम इन द मीटिंग, दे अपॉइंट देयर प्रॉक्सीज कि भैया मेरे बदले मीटिंग अटेंड कर ले. तो ये जो राइट्स है इन्हीं को मिले. क्लियर है ना? तो यहाँ लिखा देखो, शेयर होल्डर्स नॉट ओनली हैव कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी. जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सिर्फ वो ही नहीं, और कुछ अलग राइट्स भी है जो उनको मिलना चाहिए एज पर कंपनी से. बोला ना, बोनस इशू, फ्री में जो शेयर्स मिलते हैं. राइट इशू, जब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ने वाले. 1 शेयर 1 वोट जब डिसीजन मेकिंग में इश्यूज होते हैं. सो दिस पैराग्राफ इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भले कंपनी के अंडरटेकिंग में उनका राइट ना हो, जो कंपनी की एसेट्स होती है, ध्यान रखना, मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल, बट उसके अलावा उनके पास में और बहुत सारे राइट्स हैं जो उनको मेमोरेंडम और आर्टिकल ने दिया है. क्लियर है? अब नेक्स्ट शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. ये दिखता है, पहली बात तो ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, दिखता नहीं है. शेयर कहाँ दिखता है? हाँ, शेयर सर्टिफिकेट आपको दिखता है. ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से शेयर एक गुड्स है ना. हर वो चीज़ जो ज़मीन से अलग करके बेचा जा सकता है वो गुड्स होती है ना, मूवेबल गुड्स होती है. तो शेयर भी एक है, भले वो इंटेंजिबल है ना. तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप इसको ट्रेड कर सकते हो. तो क्या लिखा है इसमें? शेयर्स और डिबेंचर्स, हम इसको बाद में पढ़ेंगे. एंड और अदर इंटरेस्ट, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स हो गया. किसी भी मेंबर का अगर कोई इंटरेस्ट है कंपनी में इस रूप में, है ना बेटा, तो इट कैन बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सॉरी, बराबर है? कंपनी अपने आर्टिकल में लिख देती है कि क्या प्रोसीजर होगी इनको ट्रांसफ़र करने की. कुछ कंपनियों में फ्रीली ट्रांसफरेबल वाला है, जैसे पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि लिमिटेड मेंबरशिप होती है. बराबर है? डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जो हम लोग जनरल पब्लिक से इशू करते हैं. ठीक है, वो भी एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है. इसलिए लोन और डिबेंचर में यही फ़र्क होता है. लोन इज़ नॉट ट्रांसफरेबल. मैंने किसी से लोन लिया, लॉजिक समझ रहा है? तो जिसने मेरे को लोन दिया तो क्या वो लोन बेच देगा किसी और को? नहीं नहीं नहीं. बट डिबेंचर अगर मैं किसी को इशू करता हूँ तो वो किसी और को सेल कर सकता है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. ये फ़र्क है. नहीं तो कई लोग बोलते हैं फिर हम डिबेंचर को लोन क्यों नहीं कहते? भाई इसलिए क्योंकि वो एक सिक्योरिटी है ना, उसे बेचा जा सकता है. सेक्शन 45 कहता है कि एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर. पहली बात तो मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए ने, समझ लो, 10 शेयर खरीदे कंपनी के, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उसका एक नंबरिंग होगा क्योंकि बी भी खरीदेगा, सी भी खरीदेगा. तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कि किसके पास में कितने और कौन से नंबर के शेयर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिस्टिंक्टिव नंबर. तो मेरे पास 10 शेयर थे तो उसको हमने नंबर दे दिया 101 से 110. इसके पास में अब जो शेयर आएंगे वो 111 से आएंगे. लॉजिक समझ रहे हैं ना? बट अभी तो डीमैट में होता है, देखो वहाँ आ भी गया उसमें. अब आप जब डिमेटरलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स खरीदते हो, लॉजिक समझ रहा है? देखो, नॉट अप्लाई टू ए शेयर्स होल्ड एज ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट. बेनिफिशियल इंटरेस्ट जहाँ वर्ड आ गया, मतलब आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो खरीदे हैं डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बैंक के थ्रू. बैंक ने आपके लिए काम किया है ना. बैंक ने डिपॉजिटरी के थ्रू वो शेयर्स आपको बेचे हैं, मतलब आपके लिए खरीदे हैं. तो आप हुए बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं, जो काम करेगा बैंक करेगा. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. हम अपने शेयर्स को यहीं डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, उसको आप या इशू किए जाते हैं, उसको डिस्टिंक्टिव नंबर में आप इशू नहीं करते. एक ही सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा रहता है कि किसके पास में कितने शेयर है, ख़त्म बात.
कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं। ये जो डिपॉजिटरी हैं ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, जो कंपनियों के बिहाफ में उनके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेल करते हैं। और इनसे फिर बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं, बराबर है बच्चों, जिन बैंक्स में हम अपना अकाउंट खोलते हैं, इसलिए हम बेनिफिशियल ओनर कहलाते हैं। So as per the Depository Act 1996, now it is compulsory to have shares in demat form. Clear? अब नेक्स्ट आ गया काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 क्या कहता है? 2 प्रकार के शेयर है बेसिकली, अगर हम लोग पढ़ें। इक्विटी, सब समान इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स, 1 man 1 vote इन वोटिंग, बट इन पोलिंग जब वोटिंग से डिसीजन नहीं निकलता तो फिर पोलिंग होती है, तो वहाँ होता है 1 शेयर 1 वोट, बेसिकली जितने शेयर उतने ज़्यादा वोट। इक्विटी मतलब समान, तो उसमें 2 प्रकार के इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, अभी बताया मैंने आपको, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको पढ़ाने से पहले छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो 2 प्रकार के शेयर हैं। एक, आपने कंपनी में डायरेक्ट इक्विटी शेयर खरीदा, रिस्क लिया, है ना, तो आपको मिला 1 शेयर 1 वोट का एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स। और एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था जो बाद में कन्वर्ट हुआ इक्विटी में, कन्वर्ट हुआ, पहले रिस्क नहीं लिया था उसने, तो उसको जो वोटिंग राइट मिला, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, उसको मिला 5 शेयर 1 वोट। तो डेफिनेटली इसको जो राइट्स है वो ज़्यादा है, दैट इज़ DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जो कन्वर्जन पे आते हैं, लॉजिक समझ रहे हैं ना, जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में, जो रिस्क ले रहा है उसको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इसका एक इशू भी होता है, एक छोटा सा उदाहरण बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। देखो यहाँ दिया हुआ है, पहली बार ऐसे जो शेयर है तो जिसको वोटिंग राइट कम मिल रहे हैं वो क्यों लगाएगा कंपनी में पैसा? अब बोलोगे ना, अरे भाई, तो एक सवाल है ना, जिसके वोटिंग राइट्स कम है उसको डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, अंडरस्टैंड, और जिसके वोटिंग राइट्स ज़्यादा है उसको डिविडेंड उस वाले से एज कम्पेयर टू थोड़ा कम मिलता है। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, इट इज टू बी नोटेड इन टाटा मोटर्स 2008 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट, DVR कंसेप्ट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के। एक ही प्रकार के शेयर के 2 अलग अलग वोटिंग राइट्स के तौर पर हम इशू कर सकते हैं, और ये हुआ राइट इशू में। राइट इशू क्या होता है? जब कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दोबारा से अगेन शेयर ऑफर करती है कि आप खरीदेंगे क्या, बराबर है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मगर उसमें उन्होंने थोड़े से कुछ कंडीशन रखी कि अगर आप कंपनी के 10 शेयर खरीदेंगे तो आपको एक 1 वोटिंग राइट मिलेगा, 10 शेयर पे 1 वोटिंग राइट, बट डिविडेंड मिलेगा आपको 5% ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जब आपने पहले ही शेयर खरीदा था। या जो लोग राइट इशू में शेयर नहीं खरीदेंगे उनसे 5% ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा आपको ऑर्डनरी शेयर के मुकाबले। ऑर्डनरी शेयर मतलब जब अपन कंपनी से पहली बार शेयर खरीदते हैं, लालच हुई ना, तो ऑलरेडी मेरे पास 100 शेयर थे मान लो, तो मैंने ऑर्डनरी शेयर खरीद के रखा था 1 शेयर 1 वोट पे। अब मुझे वो बोल रहा है कि आपको 10 शेयर पे 1 वोटिंग राइट मिलेगा, बट डिविडेंड पिछले शेयर में जो थे उससे 5% ज़्यादा मिलेगा। बट इतना आप लालच ना एक हद तक दे सकते हो, लाइक 20% टू दी तोर शेयर कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं तो मतलब नहीं है। राइट इशू में दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना, लालच हुई ना एक प्रकार की। ओके, क्लियर है। Since A equity share did not carry the similar voting rights, it was being traded at discount to other common shares have full voting. डिस्काउंट पे से ट्रेड किया गया, बेचा गया, खरीदा गया। डिस्काउंट समझता है जितनी उसकी फेस वैल्यू थी, मतलब जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम में उसे बेचा खरीदा गया, ठीक है। ओके, अदर कॉमन शेयर जिनके पास फुल वोटिंग राइट्स थे उसके मुकाबले, ओके, मगर डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है उसको। तो ये जो कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया कब? टाटा ने 2008 में। और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे एक स्वेट इक्विटी शेयर इशू होता है, स्वेट खून पसीना जो लगाते हैं कंपनी में, उनके साथ भी ऐसा कर सकती है कंपनी। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको ये ऑफर करते हैं हम लोग शेयर्स, तो उनको भी हम DVR इशू कर सकते हैं कि तुमको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा बट वोटिंग राइट तुम्हारे ज़्यादा नहीं होंगे। समझ रहा है ना लॉजिक क्या बोल रहा हूँ? एक रेशो डिसाइड हो सकता है 5:1, 5 शेयर पे 1 वोट ऑर्डनरी शेयर के मुकाबले। क्लियर हुआ? तो दोनों के कंडीशन समझी। इक्विटी शेयर के बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यार नाम से ही झलक रहा है, प्रेफर किया जा रहा है, ये थोड़ा सा फट्टू टाइप का है, ये थोड़ा सेफ खेलता है, सेफ कैपिटल। ये बोलता है मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई, मेरे को डिविडेंड दे दो यार, तुम भले प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा, है ना। तो इनको बोलेंगे ठीक है,
तेरे को हम एक काम करते डिविडेंड फिक्स कर देते तेरा, जैसे इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है इट्स लाइक दिस, प्रॉफिट के हिसाब से मूव होता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका जो है वो फिक्स, अल्टीमेटली देखो इक्विटी शेयर बेनिफिट में रहता है, एकदम तो ऐसा नहीं होगा ना, ये फिक्स है, बोलता है मेरे को तुम फिक्स दे दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझ रहा है? तो इसलिए कंपनी इसको फर्दर स्टेज में इशू करती है जब कंपनी इनफ कैपिटल और प्रॉफिट इकट्ठा कर चुकी होती है। इनको दो जगह पर प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी के मुकाबले, एक इनको डिविडेंड पहले मिलता है अगर दोनों साथ में इशू है तो, मगर वो फिक्स मिलेगा, और अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि सबसे पहले इनको इक्विटी के मुकाबले एसेट्स बेचकर पैसा दिया जाए। देखो लिखा भी है यहाँ पर बच्चों, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इनको पहले मिलेगा, फिक्स अमाउंट रहता है, फिक्स रेट, जैसे अमाउंट मतलब कि भाई तुम 1000 रुपये मिलेंगे डिविडेंड में, और फिक्स रेट मतलब जैसे 10% का डिविडेंड मिलेगा, और उस पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स डिडक्शंस नहीं होंगे उस पर, ध्यान रखना, ठीक है। और रीपेमेंट भी इनको पहले मिलता है, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको पहले पैसा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। ओके, क्लियर है? इनको प्रीमियम भी मिल सकता है, जैसे वाइंड अप होती है तो प्रीमियम, जैसे आपने 10 रुपये का कोई शेयर खरीदा था, एग्जाम्पल दे रहा, 100 रुपये का प्रेफरेंस खरीदा था, तो प्रीमियम मिल सकता है ना आपको, मतलब वही शेयर आपको जब कंपनी वापस करेगी तो हो सकता है 120 रुपये में करे विद डिविडेंड, तो वो प्रीमियम भी डिसाइडेड रहते हैं, फिक्स प्रीमियम या जो भी फिक्स स्केल पे कंपनी डिसाइड करे आर्टिकल मेमोरेंडम के हिसाब से। अब मैं 100 रुपये अगर लगाऊँ किसी जगह पर 100 रुपये मिले तो मतलब क्या है, ठीक है ना? तो ऐसा मिल सकता है, कंफर्म नहीं है, बट भले ही ये मिले ना मिले, बट वाइंड अप के टाइम पर रिडीम तो ये पहले होंगे, मतलब रीपेमेंट तो इन्हीं का पहला होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस खत्म बात। ये देखो नीचे भी वही लिखा है, डिविडेंड से रिलेटेड बात, अमाउंट और रेट, और यहाँ पर भी वही बात लिखी है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल में वही लिख दिया उन लोगों ने कि भैया प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल जो है वो रिपेमेंट जो है वाइंड अप के टाइम पर पहले मिलेगा। क्लियर है? पार्टिसिपेशन है उनका कि भैया आपको या तो पूरा पैसा मिलेगा, एक लिमिटेड एक्सटेंट जो भी होगा दिया जाएगा। अब एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया इसमें, देखो देखो मान लो कंपनी ने अपनी एसेट्स बेच दी है ना, एसेट्स बेच दी, उसका सरप्लस बचा, सबको पैसे मिल गए ना, वो सरप्लस हमेशा पहले इक्विटी शेयर को मिलता है वाइंड अप के टाइम पर। सरप्लस मतलब समझते हैं, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया मगर और कैपिटल बच गया ये एसेट्स। तो ये लाइन को याद रखना, इट हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली, या तो पूरा या एक हद तक लिमिटेड तक, विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल टू दैट प्रेफरेंस राइट इन एनी सरप्लस विच में रिमेन आफ्टर द एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन रीपेड। ठीक है, पहले तो वो एंटाइटल होते नहीं है, बट अगर मिलेगा तो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कंपनी डिसाइड कर सकती है अपने आर्टिकल के हिसाब से, ये ध्यान रखना। क्योंकि पहला देखो आपको डिविडेंड, एक तो डिविडेंड भी हम आपको पहले दे रहे हैं, फिर रीपेमेंट भी आपको पहले ही कर रहे हैं, तो अब जो सरप्लस बचेगा उसमें तो हिस्सा इक्विटी शेयर का पहले आएगा ना, वो तो रिस्क टेकर है, तो दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस बट आफ्टर इक्विटी शेयर, बट ऐसा कंपलसरी नहीं, मतलब उनका राइट नहीं है वो, मतलब वो कंपनी को ये नहीं कह सकते कि मेरे को दो सरप्लस, कंपनी को लगेगा तो पे करेगी, ध्यान देना। और प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 43 एप्लीकेबल है नहीं, अब सेक्शन 43 क्या है, आप पट से आ जाओ इधर, जो अपन ने पढ़े पूरा इक्विटी शेयर से रिलेटेड, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। प्राइवेट कंपनी में ऐसा, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इक्विटी प्रेफरेंस इतना इशू करती नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ, समझा? अब आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज शेयर्स इन सेक्शन 44, 45, 43, व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सप्लेन। भाई कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अपने को आना चाहिए, कुछ चीज़ों को जो मैंने अंडरलाइन किया वो अपने को ध्यान रखना है, अपने को भूलना नहीं है ना, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है, समझा? प्रीमियम वाला भी समझ में आ गया होगा आपको, ओके। डिविडेंड्स पहले मिलते हैं रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अच्छे से पढ़ने का, अभी जो डिपॉजिटरी वाला बताया वो भी अच्छे से लिख लेने का कॉपी में। डीवीआर समझा आपको, राइट इशू में करती है कंपनी ऐसा, बोनस इशू में तो, बोनस इशू में मुश्किल है क्योंकि वो इक्विटी शेयर को फ्री में देते हैं, स्वेट इक्विटी में कर सकती है, एम्प्लॉय को जब शेयर दे सकती है तब कर सकती है, तो ना डीवीआर समझा ना, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा बट वोटिंग राइट्स कम होंगे, बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, 26% तक का कर सकती है कंपनी ऐसा, टोटल पेड अप का 26%। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो बाय।